हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हिंदी का जो पेपर हुआ है आपका 28 फरवरी 2025, उस पेपर को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, भविष्य में ये आपका पेपर जो है इस पे संरक्षित रहेगा। 3/5/3 यानी कि जो सेट 3 है, इसका हम देखेंगे इस पेपर को। तो देखिए, हमारा जो है पेपर यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ अपठित बोध गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना था। भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और बहुरंगी विविधता है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ डालती भी आई है और अपने इसके प्राचीन गौरवशाली मान्यताओं के साथ नवीनता का समावेश भी है। इसमें यह विभिन्न सांस्कृतिक धारणाओं का महासंगम है और इसमें आध्यात्म और भौतिकता का समन्वय दिखाई देता है। अपनी पारंपरिक संस्कृति से लेकर तिब्बत, मंगोल, द्रविड़, हड़प्पाई और यूरोपीय धाराओं के समागम के बावजूद भी भारतीय संस्कृति ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और नवागत संस्कृतियों की अच्छी बातों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया। भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ सबके कल्याण की बात की गई है। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना के साथ संपूर्ण विश्व को एक ही परिवार स्वीकार किया है और हमारी संस्कृति ने विश्व में एकल को स्वीकार करने, उसका मानवर्धन करने या उसकी ओर अग्रसर होने की बात नहीं सिखाई, बल्कि सकल को स्थापित यानी कि जो सभी हैं, सकल यानी कि संपूर्ण समाज की बात की गई है। व्यष्टि के साथ ही समष्टि को महत्व दिया है, यानी कि समष्टि इंपॉर्टेंट दी गई है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है और यहाँ तो हम के बिना मनुष्य जीवन का कुछ होने वाला नहीं है। यह सच है कि मनुष्यता का ऐसा उदात्त भाव, संस्कारों की ऐसी तरलता, सरलता और सांस्कृतिक गहराई दुनिया की किसी समाज, धर्म, संस्कृति में नहीं मिलती, जबकि हमारी संस्कृति में ये हमारी धमनियों में प्रवाहित रक्त के समान, हमारी श्वासों के साथ हमारी देह में प्रविष्टि करने वाली प्राणधारा के समान है। आज आवश्यकता है कि हम अतीत के सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे, संवारे तथा उसकी मजबूत आधारशिला पर खड़े होकर नए मूल्यों और संस्कृति को निर्मित और विकसित करें। गद्यांश में भारतीय संस्कृति के किस तत्व का उल्लेख नहीं किया गया? सबके सुख का उल्लेख किया गया है, सबके कल्याण की भावना भी की गई है और समस्त वसुधा एक परिवार है। तो यहाँ किसका उल्लेख नहीं किया? व्यष्टि उत्थान को प्राथमिकता। ये जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि जो डी ऑप्शन व्यष्टि उत्थान की बात नहीं की गई, यहाँ पे व्यष्टि के स्थान पर समष्टि की बात की गई। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे दूसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन को तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संस्कृति एकल का मानवर्धन करने के स्थान पर सकल का महत्व स्थापित करती। बिल्कुल सही है कथन। और कारण जो है, भारतीय संस्कृति की विशालता और महत्ता संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने में। बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ जो है कथन और कारण दोनों सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व। मैं का मतलब होता है अहंकार, यानी कि अहंकार का कोई महत्व नहीं है। ओके, यानी कि अहंकार जो है मैं की भावना न होके हम की भावना होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में मैं की जगह किसे महत्व दिया गया और क्यों? क्योंकि मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए मैं की जगह इन्होंने जो है इसके अकॉर्डिंग मैं की जगह जो अस्तित्व कहा गया है, यहाँ पे बात की गई है। देखिए, मैं की जगह हम का, यानी कि हम सभी मिलके हमारी जो संस्कृति है उसका उत्थान करें, तो इसकी बात की गई है। मैं का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। देखिए, इसमें इस संसार में मैं का कोई महत्व नहीं। यहाँ तो हम के बिना मनुष्य जीवन का कुछ होने वाला नहीं है। इस लाइन को आप देखिए, यहाँ तो हम के बिना, तो ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे मैं की बजाय किसको महत्व दिया गया है? हम को। किसको महत्व दिया है? हम, यानी कि मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, हम की। और भारतीय संस्कृति के अशून्य बने रहने का कारण क्या है? किन्हीं दो कारणों का। तो देखिए, भारतीय जो संस्कृति है वो अशून्य है, इसके क्योंकि ये जो भारतीय जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारी धमनियों में प्रवाहित रक्त के समान है और हमारी श्वासों के साथ देह में प्रविष्ट होने वाली प्राणधारा की तरह है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, मनुष्य का उदार भाव और संस्कारों की ऐसी तरलता है। तो यहाँ जो आज हमें देखिए, यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है
और हम के बिना मनुष्य जीवन कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारी जो संस्कृति उदार भाव और संस्कारों की तरलता और सरलता और सांस्कृतिक गहराई के साथ किसी समाज धर्म में नहीं मिलती है। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसके दो कारण आपको देने हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, क्योंकि यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है, एक बात तो ये, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी का सुख हो, सभी का कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति कहती है। नेक्स्ट है हमारा ये काव्यांश, इसको पढ़ के आपको जवाब देना। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान, और बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया और धान कुर्ती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, यानी कि जो कोयल के समान उनकी जो कंठ से जो आवाज है वो सुन पाया। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मोलसरी के ढेर से ताजे तट के फूल। बहुत दिनों के बाद अब भी मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। ये कवि जी कह रहा है बहुत दिनों के बाद। और बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श के साथ भू पर। बहुत दिनों के बाद, तो यहाँ धूल के लिए चंदन विशेषण का प्रयोग किया गया है, उसके गुणों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे काव्यांश ने धूल के लिए चंदन विशेषण, तो चंदन जो है उसकी गुण की बात की गई है, खुशबू है उसकी। और किशोरियों की कंठी कोकिल कंठी तान से मतलब है उनकी जो है किशोरिया का कंठ कोकिल के समान है और किशोरिया की तान कोकिल के समान है। किशोरिया का स्वर कोकिल के समान है। किशोर का जो गायन है कर्णप्रिय और मधुर है। किशोरिया का जो स्वर है यानी कि जो उनकी तान जो है वो कोकिल के समान है और स्वर कोकिल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका स्वर जो आएगा गायन जो है, इसको आप ध्यान से देखिए। किशोरियों धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, यानी कि जो धान को कूटते समय उनकी जो कोकिल जो है कोयल के समान जो है कंठ से जो तान यानी कि जो उनका जो स्वर है उसकी बात की गई यहाँ पे, स्वर कोकिल के समान। और कवि ने जी भर क्या भोगा, तो जी भर भोगा अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द। ये सब तो ये है इंद्रिक सुख है। ओके, और इंद्रिक सुख बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध फसलों की मुक्सान किशोरे का गान और तालम खानों का स्वाद। इंद्रिय सुख है, कवि ने जी भर क्या भोगा, तो अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द, ये सभी जो है स्पर्श सब सात भू पर बहुत दिनों के बाद। और कवि ने अपनी किन किन इंद्रियों को कैसे तृप्त किया है, तो यहाँ जो दिखे गए हैं गंध है, गंध यानी कि जो नाक है, इंद्रिया, रूप जैसे आंखें हैं, रस और शब्द, स्पर्श यानी कि स्किन। तो ये बहुत दिनों के बाद कवि को अपने गांव पहुंचकर कैसा महसूस हुआ, किन्हीं दो बिंदु का उल्लेख कीजिए। तो उसको जो बहुत दिनों के बाद अपने जो है अपने गांव जाकर उसको अनुभूति हुई, कवि को अपनेपन की अनुभूति हुई है। बहुत दिनों के बाद पकी हुई फसलें उन्होंने देखी, पगडंडियां देखी, धान कुटती किशोरी की जो है स्वर सुनी उन्होंने, मोलिसरे के ढेर से ताजे टटके फूल देखे उन्होंने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा निर्देशन रचना के आधार पर जो वाक्य उसके भेद पूछे गए थे, और यहाँ पे ये है मिश्र वाक्य में बदलना था, इसको सरल वाक्य में बदलना था। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना था। जिसने आग का आविष्कार किया वो कोई महान ही रहा होगा, ये किस प्रकार का वाक्य है। और मैंने देखा कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे, इसमें आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी आपको लिखना था। और यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, तो संयुक्त वाक्य में बदलना है। इसको निर्देश वाच्य पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। वाच्य पर आधारित चलो अब टहला जाए, वाच्य पहचानना, उसका भेद बताना था। प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया, इसमें कृतवाच्य में बदलना था। और कवि ने प्रकृति के व्यापकता का वर्णन किया है, कर्मवाच्य में बदलना था। और किस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया है। और लेखिका ने अपने दैनिक अनुभवों की डायरी में लिखा, इसको कर्मवाच्य में बदलना था।
नेक्स्ट है ये आपके पद परिचय जो है 5 में से 4 के पद परिचय देने थे। संगीतज्ञों ने संगीत के लिए 7 यहाँ पे स्वर है, ये पद परिचय। यहाँ पे महान है कालिदास ने, और यहाँ प्रफुल्लता है, परंतु है, वे हैं। तो ये आपको पद परिचय से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था। अलंकार पर आधारित यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और ये है पहला इसका कमल नैन को छाड़े महात्म, और देव को ध्यावे, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, और हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। और जल कन्याएं भोली अनजान, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुगान। तो ये इनके अलंकार पर आधारित 5 में से 4 प्रश्नों को रेखांकित जो काव्य है, ये जो रेखांकित कर रखे हैं, ठीक है, इनमें अलंकार की पहचान करनी थी। ये रेखांकित जो है, दर्पण सा फैला है विशाल। नेक्स्ट जो है इसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश जो है इस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले। हरि है राजनीति पड़ी आए, और समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के परहित दौलत, अब अपने मन फेरई पाई चलत तो चुरोए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनिति छुड़ाए। और राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए। गोपियों द्वारा कृष्ण को राजनीतिक क्यों कहा गया है? देखिए, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। देखिए, अपनों का अच्छे से ख्याल करने के कारण, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। प्रेम में छल कपट पूर्ण व्यवहार करने के कारण, ये राजनीति की बात की गई है। राजनीति गहन के कारण, और कृष्ण के एक आदर्श राज। तो यहाँ पे जो है ये बी होगा। और एक अति चतुर प्रतिनिधि के माध्यम से गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की किया गया है। तो यहाँ पे उनका एक अति चतुर, कटाक्ष, उपहास, प्रशंसा। तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पे एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो यहाँ पे उनकी जो है अति चतुर हैं, पहले से ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। तो यहाँ उनकी प्रशंसा। देखिए यहाँ पे ये बालक शायद गलत करके आ गया है, आप देख लेना इसको। कामाश में मधुकर के माध्यम से किसकी ओर संगीत किया गया है? कृष्ण की ओर। और गोपियों को छल पूर्ण क्या प्रतीत होता है? कृष्ण का उनके प्रति व्यवहार। ओके, कृष्ण का उनके प्रति व्यवहार। और कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गोपियां उद्धव से व्यंग्यपूर्ण बातें करती है, और उद्धव के प्रति मित्रवत और आत्ममत के कारण गोपियों में सहज अभिव्यक्ति हैं। सही है, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और ये आपका निर्धारित कविताओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती, परंतु आत्मकथा में कवि अपने जीवन की सुखद स्मृतियों को भी उनके सामने क्यों प्रकट नहीं करना चाहता है? कहीं पड़ी है उर में मंद गंध, पुष्पमाल अट नहीं रही है। और फसलें मानव की आधारभूत आवश्यकता से जुड़ी हैं, और फसलों का आधारभूत तत्व मिट्टी वर्तमान जीवन शैली में अनेक रूपों में इस मिट्टी को प्रभावित किया है। फसल कविता में इस प्रभाव को उल्लेख करना है। उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है, आवाज हिचक से भरी है। ये पठित गद्यांश आपको सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चयन करना। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों से उतर पड़ा, कई हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। इसमें से आपको आंसर देने थे, पढ़ के अच्छे से। धान की रोपाई करके अलवाहो बाल गीत का क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको इन्हीं में से आंसर देने हैं। इनमें से ऑब्जेक्ट गद्यांश किस ऋतु का उल्लेख है? तो देखें यहाँ पे गद्यांश के अंदर जो है किस ऋतु का उल्लेख है। इसको आषाढ़ की रिमझिम है, तो आषाढ़ ऋतु जो है उसका जो आषाढ़ जो महीना है वह बारिश का महीना होता है। और लोग ताल पे रोपनी करने रोपण जो होता है आषाढ़ महीने में।
कथन और कारणों को पढ़िए। बाल गोविंद भगत की गीत दान की रोपाई एक उत्सव बदल देता है। कारण जो है, कथन सही है, कारण भी सही है। देखिए, बाल गोविंद भगत की गीत धान की रोपाई को एक उत्सव बदल देता है, बिल्कुल सही है। संगीत का मानव के मस्तिष्क पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल। संगीत जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर क्यों बैठी थी? रोपाई के समय ऐसा करना रिवाज था। रोपनी करने पर कलेवा बांधना होता। उनके घरों में पानी भर गया था, थके हारे, तो रोपनी करने पर कलेवा बांधना होता। रोपाई के समय ऐसा करना रिवाज। तो देखिए, आप इसको पढ़ के अच्छे से आंसर दे सकते हैं। उनका कंठ कंठ एक शब्द संगीत। तो देखिए यहाँ पे इसको, मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठे, वे गुनगुनाते लगी, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगे, रोपनी करने वालों की अंगुलियों पर एक अजीब क्रम चलने लगा। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है, ये जादू है। और यहाँ पे देखिए, आपको आंसर इन्हीं में से चयन करना है। उनका कंठ एक एक शब्द संगीत जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है का आशय नहीं है। नहीं है वो पूछा है यहाँ पे, याद। गीतों में ईश्वर के प्रति प्रार्थना, ये तो है। गीतों में ईश्वर के प्रति समर्पण भी है। गीतों में भक्ति भाव की परिपूर्णता, गीतों में लोक तत्व की अनुभूति। तो इसमें गीतों में ईश्वर के प्रति प्रार्थना का भाव है, ये तो सही है। समर्पण भी है, भक्ति भाव की परिपूर्णता भी है, और लोक तत्व की अनुभूति ये नहीं है। और यहाँ पे पान वाला कैप्टन, ये आपके क्वेश्चंस आप देख लेना इनको। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 के चयन करने। इनमें माता का अंचल से पूछा गया है आपका। और जो दूसरा है, रचना के पीछे क्या क्या हो सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, पेयजल संरक्षण की जागरूकता के पहले जल मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञापन देना था। हिंदी अध्यापिका सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल संपन्न कर सेवानिवृत्त होने वाली उनको बधाई देनी है। और देखिए, यहाँ पे 3 विषय दिए गए। इसमें ये जो आपका निबंध पूछा गया है, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। बढ़ते भूस्खलन राष्ट्रीय संकट, और इसमें जो बिंदु है, भूस्खलन क्या है, इसके कारण और उसके प्रभाव, समाधान। अगर या नहीं तो फिर आप 3 विषय आपको दे रखे हैं। ये ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन और इसका परिचय, कब और कहाँ भारत का प्रदर्शन, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, सोशल मीडिया क्या है, वर्तमान पीढ़ी बचाव के लिए सुझाव। और 14वां जो क्वेश्चन है हमारा, वो दिया गया था, आप पूर्णिमा पुष्कर है संयमित और मीठी वाणी का महत्व बताते हुए अपने मित्र को 100 शब्दों में एक पत्र लिखना था, यानी लेटर लिखना था। और पूर्णिमा पुष्कर है मोबाइल खो जाने की सूचना स्थानीय पुलिस अधिकारी को 100 शब्दों में ये भी एक लेटर लिखना था। और नेक्स्ट है, नमिता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिला, तो इसमें राज्य परिवहन विभाग को 80 शब्दों में एक ईमेल करना था। और कख नमिता है और कख विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक पद हेतु रिक्तियां निकाली है। इस पद हेतु आवेदन करने के लिए 80 शब्दों में एक सवृत्त तैयार करना था। तो ये जो है आपके इस पेपर था, ये 2025 जो है 28 फरवरी 2025 का हिंदी का पेपर। ओके।